गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम ये देखेंगे कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। ये एक कथन है जो कि ब्रिटेन के संविधान में इस पे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस कथन की समीक्षा करिए ब्रिटेन के संदर्भ में कि सम्राट कभी भी कोई त्रुटि नहीं करता। तो जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है, तो आपको स्पष्ट हो गया था कि सम्राट वास्तव में जो कार्य है वो सम्राट के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, सम्राट के संदर्भ में ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। तो इस कहावत का एक संवैधानिक महत्व है जिसे हम निम्न आधारों पर समझ सकते हैं। पहला आधार है सम्राट कानून के ऊपर है। तो बच्चों, सम्राट कोई त्रुटि इसलिए नहीं करता क्योंकि सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में ब्रिटेन में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। राजा के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समस्त कानूनों से सम्राट ऊपर है। तो बच्चों, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि वहाँ विधि के शासन की बात ब्रिटेन में करते हैं और हम आगे भी पढ़ेंगे। तो विधि का शासन होते हुए भी वहाँ कोई भी कानून राज्य के ऊपर लागू नहीं होता। तो जब उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इसका मतलब वो किसी भी तरह की कोई गलती करने का उसका कोई कारण बनता नहीं है ना, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। दूसरा, सम्राट स्वयं विवेक से नहीं बल्कि कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। तो बच्चों, ये पता है कि सम्राट काम कैसे करता है, क्योंकि उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। तो वो दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन उसको शासन में भागीदारी का अधिकार नहीं है। कैबिनेट की बैठकें होती हैं, उसमें सारी पॉलिसीज़ डिसाइड होती है और विधेयक संसद में पारित होते हैं। वो केवल औपचारिक स्वीकृति के लिए राजा के पास जाते हैं, उसको उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, इसलिए उसको रबड़ की मोहर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब सम्राट कोई कार्य ही नहीं करता, कोई नीतिगत निर्णय ही नहीं लेता, सारे नीतिगत निर्णय कैबिनेट लेती है, तो कैबिनेट ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अगर कोई ये कहता है कि सम्राट के नाम पे काम किया है और कुछ गलत कानून बन जाता है, तो भी कैबिनेट ही उत्तरदायी होगी, सम्राट उत्तरदायी नहीं होगा। क्योंकि हकीकत यही है, वास्तविकता में वहाँ सम्राट राज्य का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख वहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। तो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी है। तीसरा, वैधानिक कार्य के लिए किसी भी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिलती। कोई भी कार्य वैधानिक हुआ है ना, वो तो ठीक है। अवैधानिक कार्य कुछ गलत हो गया, गलत होने पे हम सम्राट को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। कोई भी मंत्री ये नहीं कह सकता कि सम्राट के आदेश के आधार पर मैंने इस कानूनों का निर्माण किया है। तो इस तरीके की यदि बात सामने आती है और वो कानून गलत होते हैं, तो उसमें संबंधित व्यक्ति ही दोषी माना जाता है। तो किसी को भी सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, प्रशासन में सम्राट की स्थिति स्वर्णिम शून्य है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि शासक जो है बहुत गरिमा का प्रतीक है। राजपद वहाँ पे शासक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसका बहुत ही आदर किया जाता है, लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं, केवल सैद्धांतिक शक्तियाँ। व्यवहार में उसका प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करता है। तो कई बार आपसे 2 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, उसमें पूछा जाता है कि सम्राट स्वर्णिम शून्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, आप इससे क्या समझते हैं। तो आप यही उसमें बताएंगे कि सम्राट सैद्धांतिक रूप से शक्तिशाली है, व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। फिर भी ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी आज ब्रिटेन में राजपद गरिमा बनी हुई है। तो उसके औचित्य के क्या कारण हैं, राजा के प्रभाव के क्या कारण हैं, क्योंकि राजा चाहे उसकी शक्तियाँ नगण्य हैं, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी है, जो कि वहाँ के जनमानस को प्रभावित करता रहता है। तो पहला कारण है व्यक्तित्व। सम्राट का व्यक्तित्व प्रभावी होता है, जो कि शासन पर प्रभाव डालता है। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं उससे शासक को अवगत कराते हैं, तो उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी होता है, जिसका कि जनता सम्मान करती है। दूसरा है अनुभव। राजा को दीर्घकालीन अनुभव होता है, क्योंकि राजा का कार्यकाल सीमित नहीं है, वो वंशानुगत होता है। जब तक वो जीवित है तब तक वो पद पर बना रहेगा। तो उसके सामने कई मंत्रिमंडल आते और चले जाते हैं, तो अनुभव के आधार पर भी वो अपने अनुभव का लाभ शासन के संचालन में देता है।
नेक्स्ट है राजनीतिक निष्पक्षता। सम्राट किसी भी दलीय बंधन से बंधा हुआ नहीं होता, किसी दल का सदस्य नहीं होता है, तो वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होता है। उसका उद्देश्य होता है समस्त व्यक्तियों का, समस्त प्रजा का कल्याण करना। तो दलगत भावनाओं से प्रभावित होकर या बाध्य होकर कोई भी काम वो नहीं करता। नेक्स्ट है संसदीय शासन की कार्यक्षमता। राज्य का प्रमुख है, शासन की जो गतिविधियां हैं उनको वो देखता है, मंत्रिमंडल से वो दिशा निर्देश भी देता है उनको, और समय समय पर उनसे रिपोर्ट भी मांगता है विभिन्न विभागों की कि क्या कार्य हो रहे हैं, क्या और होने चाहिए, उस संदर्भ में वो परामर्श भी देता है। तो इस रूप में ही एक आत्मसाधक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इसका एक मंत्री होता है जो समस्त राजनीतिक घटनाओं से इसको परिचय कराता है, इसको अवगत कराता है। नेक्स्ट है पद की महत्ता। तो राजा का पद बहुत ही इतिहास और गौरव का है। वो एक ऐतिहासिक संस्था है जो वर्तमान में भी, जब विश्व के ज़्यादातर देशों में राजतंत्र समाप्त हो गया है, वहीं ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र जिंदा है। इसका यही कारण है कि राजपद बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का प्रतीक है। तो ये राजा के व्यक्तित्व के कारण हो गए। अब हम राजा के संदर्भ में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि राजतंत्र के औचित्य के कारण क्या हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि ब्रिटेन में राजतंत्र के औचित्य के कारण क्या है। इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।